चलिए आज इतिहास के एक ऐसे तूफान की बात करते हैं जिसने ना सिर्फ राजाओं के तख्त हिला दिए बल्कि आम इंसान को उसकी असली ताकत का एहसास भी कराया। जी हां, ये कहानी है फ्रांसीसी क्रांति की। ये कोई मामूली विद्रोह नहीं था। सोचिए, ये एक ऐसा वैचारिक ज्वालामुखी था जिससे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आइडियाज निकले। और इन आइडियाज ने सिर्फ फ्रांस को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए एक एक करके इस क्रांति की परतों को खोलते हैं। तो हम अपनी बात को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि वो साम्राज्य संकट में था कैसे, फिर देखेंगे जनता का विद्रोह, आतंक का वो दौर, नेपोलियन का जमाना और आखिर में इसकी विरासत क्या रही। तो सबसे पहले बात करते हैं उस माहौल की। क्रांति से पहले फ्रांस की हालत समझिए एक ऐसे बारूद के ढेर जैसी थी जो बस फटने को तैयार था, बस एक चिंगारी की देर थी। तो समाज बटा हुआ कैसे था जरा सोचिए। एक तरफ तो थे पादरी और बड़े बड़े अमीर लोग, मतलब फर्स्ट और सेकंड एस्टेट। इनके पास देश की लगभग सारी जमीन थी, सारी ताकत थी। लेकिन मजे की बात यह कि टैक्स जीरो, कुछ नहीं देना। और दूसरी तरफ थी देश की 94% आबादी, किसान, मजदूर, छोटे मोटे व्यापारी, और सारा का सारा बोझ इन्हीं के कंधों पर था। अब समाज तो बटा हुआ था ही, ऊपर से देश का खजाना भी बिल्कुल खाली हो चुका था, मतलब पूरी तरह से खोखला। सालों से चल रही लड़ाइयां, राजा रानी के बेहिसाब खर्चे, इन सब ने फ्रांस पर 12 अरब लिवरे का, सोचिए 12 अरब लिवरे का भारी भरकम कर्ज चढ़ा दिया था। शाही खजाना बिल्कुल खाली था। तो ये जो बोझ था वो था कैसा? देखिए, आम लोगों को ना 2 बड़े टैक्स देने पड़ते थे। पहला था टाइद। ये एक तरह का धार्मिक कर था जो सीधा चर्च को जाता था, मतलब मेहनत किसान करे और उसका एक हिस्सा चर्च ले जाए। और दूसरा टैक्स था टाइल। ये जाता था सीधे राजा के खजाने में, मतलब देश चलाने का, राजा के शौक पूरे करने का सारा खर्चा कौन उठा रहा था? वही आम लोग जिनके पास शायद 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती थी। अब ऐसे ही माहौल में ना कुछ नई आवाजें उठने लगीं। ज्यों जाक रूसो जैसे दार्शनिकों ने एक नया आइडिया दिया। उन्होंने कहा, अरे ये राजा कोई भगवान का भेजा हुआ दूत नहीं है। असली ताकत, असली सॉवरेन पावर तो जनता में है, लोगों की इच्छा में है। और ये आइडिया ये एक चिंगारी की तरह पूरे फ्रांस में फैल गया। तो फिर हुआ क्या? ये जो बारूद का ढेर था ये फटा कैसे? चलिए अब उस पर आते हैं। 1789 का साल, ये वो साल था जब सब कुछ बदल गया। मई में तीनों एस्टेट्स की मीटिंग हुई पर कोई हल नहीं निकला। जून आते आते थर्ड एस्टेट ने बगावत कर दी। उन्होंने खुद को ही नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, मतलब देश की असली आवाज। फिर आया जुलाई। गुस्साई भीड़ ने बैस्टिल के किले पर धावा बोल दिया, जो तानाशाही का सबसे बड़ा सिंबल था। और अगस्त तक तो सदियों पुरानी सामंत व्यवस्था ही खत्म कर दी गई। अब क्रांति को रोकना नामुमकिन था। देखिए, बैस्टियल का गिरना सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं था, नहीं, वो राजा की निरंकुश ताकत पर एक सीधा हमला था। एक बहुत बड़ा सिग्नल था कि अब जनता डरने वाली नहीं है। और यहां एक बड़ी दिलचस्प बात है। शुरुआत में क्रांति का मकसद राजा को गद्दी से हटाना था ही नहीं। उनका आइडिया क्या था? 1791 में नेशनल असेंबली ने एक संविधान बनाया जिसका मकसद था राजा की शक्तियों पर लगाम लगाना, मतलब फ्रांस को एक संवैधानिक राजतंत्र बनाना। पर जैसा होता है, क्रांति का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। बहुत जल्द ये अपने सबसे खूनी, सबसे हिंसक दौर में पहुंच गई। एक ऐसा दौर जिसे आज हम आतंक के राज या रेन ऑफ टेरर के नाम से जानते हैं। ये वो वक्त था जब आजादी की लड़ाई दुश्मनों के शिकार में तब्दील हो गई। और इस दौर का चेहरा था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। उसका तर्क सीधा था कि गणतंत्र चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है और इसे बचाने के लिए हर दुश्मन को खत्म करना ही होगा। और बस इसी सोच ने फ्रांस को एक ऐसे अंधेरे दौर में धकेल दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस दौर का सबसे डरावना सिंबल वो था गिलोटीन। 2 खंभों के बीच एक तेज धार वाला ब्लेड, एक ऐसी मशीन जिससे हजारों लोगों को गणतंत्र का दुश्मन बताकर मौत के घाट उतार दिया गया। इसी गिलोटीन ने आतंक के राज को इतिहास में हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। रोबेस्पियर के दौर में हर तरफ शक और डर का माहौल था। कोई अमीर हो, पादरी हो या किसी दूसरी पार्टी का नेता, किसी पर भी दुश्मन का ठप्पा लग सकता था।
हद तो ये थी कि उसके अपने लोग जो कभी उसके समर्थक थे, अगर वो भी उसकी नीतियों से असहमत होते तो उन्हें भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था। अब इस आतंक के राज के बाद क्या हुआ? जाहिर है पूरे देश में एक अफरा तफरी का माहौल था, एक पावर वैक्यूम बन गया था और इसने एक नए सैन्य तानाशाह के लिए रास्ता बना दिया। रोबेस्पियर तो चला गया, लेकिन उसके बाद फ्रांस को चलाने के लिए 5 लोगों की एक कमिटी बनी जिसे डायरेक्टरी कहते थे। पर यह सरकार बहुत ही कमजोर और अस्थिर थी। देश को अब किसी ऐसे ताकतवर लीडर की तलाश थी जो इस बिखरे हुए माहौल को संभाल सके। और वो लीडर बनकर उभरा नेपोलियन बोनापार्ट, एक जबरदस्त कामयाब जनरल जिसे लोग हीरो मानते थे। उसने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। 1799 में उसने सत्ता पर कब्जा कर लिया और देखते ही देखते 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। विडंबना देखिए, जिस गणतंत्र के लिए इतनी बड़ी क्रांति हुई वो खत्म हो चुका था। नेपोलियन ने लगभग पूरे यूरोप को जीत लिया था। वो खुद को यूरोप का मॉडर्नाइजर मानता था और उसने कई सुधार भी किए, लेकिन उसकी कभी ना खत्म होने वाली ख्वाहिशों ने पूरे यूरोप को जंग की आग में झोंक दिया और इसका अंत हुआ 1815 में वॉटरलू की मशहूर लड़ाई में उसकी हार के साथ। तो इतना सब कुछ हुआ, क्रांति, आतंक, नेपोलियन। सवाल यह है कि इस सब के बाद दुनिया को मिला क्या? चलिए अब इस क्रांति की असली विरासत की बात करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति की जो विरासत है वो आज भी हमारे आसपास जिंदा है। समानता का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, अपनी बात कहने की आज़ादी, ये सारे आइडियाज़ जो आज दुनिया भर के लोकतंत्रों की नींव हैं, वो इसी क्रांति से निकले हैं। इसने सिर्फ फ्रांस में ही सामंती व्यवस्था को खत्म नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया में राष्ट्रवादी आंदोलनों को एक नई प्रेरणा दी। और आखिर में एक सवाल हमें सोचना चाहिए जो आज भी उतना ही जरूरी है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि एक क्रांति जो सबके अधिकारों के नाम पर शुरू हुई वो इतनी हिंसक हो गई और आखिर में एक तानाशाह के राज पर जाकर खत्म हुई। शायद ये हमें यही सिखाता है कि आज़ादी हासिल करना एक बात है और उसे संभाल कर रखना एक बिल्कुल अलग और शायद ज्यादा मुश्किल लड़ाई है।